अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सल्ला तारिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कह लें या बायो मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। हमने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने आपको कंपोजिशन ऑफ सेल बताया था। कंपोजिशन ऑफ सेल में मैंने आपको जो प्रोटोप्लाज्म बताया था उसका मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ कि अगर हम सेल के स्ट्रक्चर में से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर देंगे तो वो हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और उसमें से अगर हम प्रोटोप्लाज्म या सेल में से पानी को रिमूव कर दें, पानी कितना होता है सेल के अंदर 70 to 90%। अगर वो पानी को हम रिमूव कर दें तो वो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग मास जो हमारे पास बचेगा उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। और ड्राई वेट में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कैसे होती है, क्या होती है। और जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है हम उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स की टाइप्स, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हमारे पास है बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको ये बात मॉलिक्यूल्स में बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में कि मॉलिक्यूल्स जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब वही जो केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, जो बॉन्ड अलग अलग होते हैं, हर किसी में बॉन्ड अलग अलग होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो बॉन्ड की जो वेरिएबिलिटी है वो हमारे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज कर दी जाती है। तो इस बिना पर हमने बायोमोलिक्यूल्स को अलग अलग डिवाइड करा है। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड हमारे पास है प्रोटीन्स, थर्ड हमारे पास है लिपिड्स, फोर्थ न्यूक्लिक एसिड और फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इनकी हमारे पास डिटेल्स भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इनके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मीन्स ये है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये एक बायोमोलिक्यूल्स की टाइप है। तो मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन ये एक मॉलिक्यूल है, लिपिड ये मॉलिक्यूल है। तो जाहिर सी बात है इनके एटम्स भी होंगे, जैसे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हुए हैं तो इनके एटम्स भी होंगे। जो इनके एटम्स कह लें या यूनिट्स कह लें, जो इनके एटम्स या यूनिट हैं वो इनके मैंने आपको नीचे लिखे हुए हैं। और लिंकेजेस मीन्स बॉन्ड। ये जो जब दो इसमें जो लिंकेजेस हैं वो होती हैं कि जब जैसे दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनमें जो केमिकली कंबाइन हो रही है, केमिकली जो लिंकेजेस, केमिकली बॉन्ड्स हैं वो हमने इस पर लिंकेजेस लिखी हुई हैं। फर्स्ट हमारे पास जो फंडामेंटल टाइप थी वो थी कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है वो है मोनोसेक्राइड। मतलब यूनिट मतलब एक एटम। जो कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल है इसका जो एटम है वो हमारे पास है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जब जुड़ेंगे किस लिंकेज से, किस केमिकली कंबाइन होंगे, केमिकली क्या बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। जब ये लिंकेज मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड के दरमियान होगी तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में जो इसका यूनिट जो है इसका वो है अमाइनो एसिड्स। और इनमें जो लिंकेज होगी वो है पेप्टाइड लिंकेज। लिपिड्स में होते हैं ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट, कोलिन, आइसोप्रेनोइड यूनिट्स। लिपिड्स में बहुत सारे इसमें ग्रुप्स होते हैं। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स हमारे पास अलग ग्रुप में होता है, वो होता है असाइल ग्लाइसरॉल। और उसके बाद फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फेट और कोलिन, ये सब फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं। और एक होता है टर्पिनोइड्स, उसमें आइसोप्रेनोइड यूनिट्स होते हैं। इन सब में तकरीबन ईस्टर्न लिंकेजेस होती है, हल्की सी इसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन ईस्टर्न लिंकेजेस ही कहते हैं। फोर्थ हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। इसका जो यूनिट है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा डीएनए के लिए और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा आरएनए के लिए। और इनकी जो लिंकेजेस होंगी वो फॉस्फोईस्टर लिंकेजेस, दोनों में यही लिंकेजेस होती हैं। फिफ्थ हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कॉन्जुगेट, मतलब दो जुड़े में है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ये जो सारे हमने बायोमोलिक्यूल पढ़े, जब इसमें न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा तो मतलब ये दो बायोमोलिक्यूल कॉन्जुगेटेड बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं। इनमें डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये अलग अलग दो जुड़े हुए होते हैं और इनमें डिफरेंट लिंकेजेस होते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 3 में ये एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें ये बात लिखी हुई, देयर इज़ अ वेरिएशन फाउंड लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल। कि जो बायोमोलिक्यूल्स की जो टाइप्स हैं, मतलब ये जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स थे ये अलग अलग परसेंटेज, मतलब अलग अलग मिकदार में होते हैं। ये अलग अलग मिकदार से ही इनकी वो वेरिएबिलिटी आती रहती है।
जो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल में मॉलिक्यूल्स की कितनी परसेंटेज है, और टिपिकल मैमेलियन सेल में कितनी परसेंटेज है, ये हमें इसमें बताई गई हुई है। वाटर की बैक्टीरियल सेल में होती है 70, ममेलियन सेल में 70। प्रोटीन में बैक्टीरियल सेल 15 होता है, ममेलियन सेल 18, ममेलियन सेल में 18% होता है, 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट में 3, बैक्टीरियल सेल में कार्बोहाइड्रेट 3 होता है, ममेलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट की 4% होती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं, इनमें ये दो अलग अलग लिखा है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, हमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और इनऑर्गेनिक आयंस में होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस बहुत कम होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स ही कहलाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनका इधर वजाहत नहीं दी गई, इधर एक्सप्लेनेशन नहीं। ये बहुत कम होते हैं इन मिकदार में, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। आपने खुद देख लिया, इनकी परसेंटेज 1 है, इनकी परसेंटेज 1 है, मतलब ना होने के बराबर है। और ये जो सारी जो कंपोजिशन ऑफ सेल है परसेंटेज, ये सब MCQs के लिए होता है, ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ये MCQs के लिए होते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। अब जो इसमें सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बताई, तो उसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है, वो एक मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने उनको आपको बताया कि वो एक मॉलिक्यूल्स हैं जो एटम्स या यूनिट्स, उनके जो यूनिट्स हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ये मतलब क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं या पॉलीमर कह रहे हैं, एक ही बात है। पॉलीमर मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स, मैनी यूनिट्स मैनी पार्ट्स। मतलब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक पॉलीमर है या मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है। इनके जो मैंने आपको यूनिट्स हैं वो तो आपको बता दिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये यूनिट्स कैसे जुड़ते हैं, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो लिंकेजेस हैं अभी दिखाई में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ये कैसे बनता है। तो फिर जब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, पेप्टाइड लिंकेजेस, ये तो हम जब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटीन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें इसमें जो सिंथेसिस ऑफ ये जो सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर पॉलीमर्स है, इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड्स देखेंगे। अब हमें इसमें देखना है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। जब सिंथेसिस की बात आएगी तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है एक ही प्रोसेस है सिंथेसिस की। जब बात आएगी तो प्रोसेस होता है एक, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। नाम इसके दो हैं लेकिन प्रोसेस एक ही है, कंडेंसेशन कह लें या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कह लें। सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर्स हमें बनाने हैं बाय कंडेंसेशन से बनाने हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। अब उनको उनके यूनिट्स को जोड़ना है बाय कंडेंसेशन, सही है। इसमें जो हमें सबसे पहले बात देखनी है मोनोमर्स। मोनोमर्स का मीन्स क्या है, ये पॉलीमर्स की है, एक पॉलीमर्स की तरह ही है। पॉली का मीन्स था मैनी, मोनो का मीन्स है वन, मर्स का मीन पार्ट, मतलब इसका वन पार्ट और बिल्डिंग ब्लॉक का आप इसको ऐसे समझ लें कि एक दीवार है, वो एक पूरी दीवार कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। एक मिसाल ले लें, कार्बोहाइड्रेट की दीवार, वो एक दीवार है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। तो जो उसका ब्लॉक है, जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो उसका होगा मोनोसैकेराइड। वही मोनोमर्स की, मतलब मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, उसका पॉलीमर हुआ। जो मैंने आपको इसमें पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, उसके यूनिट्स क्या है, यूनिट क्या है उसका, मोनोसैकेराइड। अब हमें इसके सेकंड पार्ट में ये देखना है कि ये कैसे जुड़ते हैं, इनका कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, रफली डायग्राम है ये। इसको एज्यूम कर लें कि ये वन मोनोमर है, ये एक सेकंड मोनोमर है। अब इन पे एक H आयन है, एक OH आयन है, एक OH आयन है, एक H आयन है। जब हमने इनको जोड़ा बाय कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से, हम इसको देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। हमने जब इसको जोड़ा तो इनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बना। ये जो है ये है कोवलेंट बॉन्ड, ये एक मोनोमर आ गया, ये एक मोनोमर आ गया। अब आप इधर देख रहे होंगे कि ये वाला OH तो यहाँ पे है, ये वाला H यहाँ से गायब हो गया है, ये H गायब हो गया, ये वाला OH गायब हो गया है, और ये वाला H यहाँ पे है। वो जो OH और H है, अब आप ये देखें, ये है H प्लस OH, इसका मीन्स क्या हुआ, 2H मतलब H2 और O। जब हम
दो मोनोमर्स को मिलाएंगे, हमारे पास जब दो मोनोमर्स को कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, केमिकली कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बना। डाई मीन्स मतलब होता है दो, दो मोनोमर जुड़े, डाई और मर मतलब पार्ट, दो पार्ट, ये मोनोमर्स के दो पार्ट ये जुड़ गए, तो इसमें से वाटर रिलीज़ हो जाएगा। जब वाटर रिलीज होगा, दो मोनोमर्स जुड़ेंगे, बाय कोवलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच में, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि जब मोनोमर्स, जब ये अलग अलग मोनोमर्स हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देंगे H2O को। वो जो प्रोसेस कहलाएगा वो हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। के दोनों नाम हैं, इसको आप कैसे भी कह सकते हैं। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, दो मोनोमर जुड़ते हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट में अलग होंगे। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह लें या लिंकेज कह लें, एक ही बात है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन में अलग होगा पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें न्यूक्लिक एसिड में अलग होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये अलग अलग होते जाएंगे। अच्छा, जब कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, इसमें प्रॉपर एंजाइम्स चाहिए होंगे। जब तक प्रॉपर एंजाइम्स नहीं होंगे, जब तक ये मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे नहीं। प्रॉपर एंजाइम्स होंगे, इनके कैटलिस्ट आएंगे, तो ये कैटलिस्ट से जुड़ेंगे और ये मोनोमर्स डाइमर बनेंगे, ये दो मोनोमर जुड़ेंगे। प्रॉपर एंजाइम से क्या मुराद है? इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट में एंजाइम्स होता है कार्बोहाइड्रेटेस, वो हमारे कुदरती हमारे अंदर होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है? मोनोसैकेराइड। जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो उसका प्रॉपर एंजाइम कार्बोहाइड्रेटेस। जब प्रोटीन, दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, प्रोटीन का यूनिट मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। जब दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एंजाइम प्रोटीएस। ये अलग अलग एंजाइम से, जब एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ेंगे ये उसमें आएंगे। और जब कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, उसमें एनर्जी चाहिए होगी। जाहिर सी बात है, जब दो मोनोमर्स जुड़ेंगे उनके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। कोवलेंट बॉन्ड जब बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी लाजमी चाहिए होगी। अब जो हमारा दूसरा है वो है ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स बाय हाइड्रोलिसिस। ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स के मीन्स क्या हुए? ऊपर जो हमने दो मोनोमर्स को जोड़ा, डाइमर। अब ये जो पॉलीमर्स है इसका तो मतलब मैनी है, तो ये डाई फिर जब हम तीन जोड़ेंगे तो इनका ट्राई। एक बात यहाँ पे रह गई कि जो इसमें H है और ये जो इसका OH है, ये हमेशा रिएक्टिव पार्ट्स हैं। इन दिस वे ये रिएक्टिव पार्ट्स हैं कि अगर यहाँ पे एक और, जैसे अब यहाँ पे अगर ये एक और मोनोमर हो, ये समझे ये एक और मोनोमर है, जाहिर सी बात है इसका भी यहाँ पे H होगा। यहाँ पे भी अगर एक और मोनोमर हो, इसका भी H होगा। तो ये H और ये OH ये दोनों जुड़ेंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास ये H2O निकल जाएगा। तो ये मतलब तीन मोनोमर जुड़ गए, हम इसको कहेंगे ट्राइमर। फिर जब चार जुड़ जाएंगे, यहाँ पे एक जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे H है, यहाँ इस वाले के बराबर में क्या होगा? OH। वो OH जुड़ेंगे, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एक H2O निकल गया, ये बॉन्ड बनाएंगे और ये एक और मोनोमर यहाँ से जुड़ता जाएगा। ये ऐसे ही करते जाते हैं, यहाँ पे H होगा वो इससे जुड़ता जाएगा अगले से, ऐसे ही करके अगले से पॉलीमर, मतलब काफ़ी लंबी चेन बन जाएगी, ये एक पॉलीमर बन जाएगा। अब इन पॉलीमर्स को हमें ब्रेक डाउन करना है, किन में? मोनोमर्स में करना है। अब जब हम इनको पॉलीमर्स को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे? मोनोमर्स में। किस प्रोसेस से? बाय हाइड्रोलिसिस। अब हमें ये देखना है, हाइड्रोलिसिस में हमने इधर देखा कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में रिमूवल ऑफ H2O था, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हमें इधर हाइड्रोलिसिस करनी होगी, तो हमें इसमें एडिशन ऑफ H2O करनी पड़ेगी। हमने जब इधर से रिलीज़ कर दिया H2O, जब हम इसमें H2O डालेंगे तो ये एक पॉलीमर है, हम उसमें H2O ऐड करेंगे। समझ लें ये एक डाइमर है, ये एक पॉलीमर ही कहलाएगा। हम अगर इसमें H2O डाल देंगे, ये जो H2 हमने निकाला था, ये हम H2O डाल देंगे किसमें? इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH। ये एक है H2O। जब हम इसको ऐसे आयंस में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा H++ OH-। ये ऐसे ही टूटेगा। जब ये टूटेगा तो अब इसमें जब ये हम जब इसको ऐड करेंगे, ये हमने समझ लें जहाँ पे H से हमने निकाला था, हमने जैसे यहाँ पे H था ना, ये वाले पे H था, ये हमने यहाँ से निकाला था H, ये H हमने यहाँ से निकाला था और ये OH यहाँ से निकाला था। ये H यहीं जाके जुड़ जाएगा,
ये OH यहीं जाके जुड़ जाएगा। जब ये मोनोमर से जाके जुड़ जाएंगे, हम इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH। ये H जहाँ पे H की ज़रूरत है वहाँ H जुड़ेगा, जहाँ OH की ज़रूरत है वहाँ OH जाके जुड़ जाएगा। तो ये एक मोनोमर बन जाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा जब हम इसमें एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसमें वाटर को ऐड कर देंगे किसी पॉलीमर में, जब उनका बॉन्ड टूट जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड उनका टूट जाएगा, वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस। जब उनका वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दें और बॉन्ड टूट जाए, वो हमारा पास जो प्रोसेस कहलाएगा, जो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। अब इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। जब ये हमारे पास यहाँ पे एनर्जी इसमें कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन में हमें एनर्जी चाहिए थी। जब इनका कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब इनका हम हाइड्रोलिसिस से इनका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देंगे, इनका कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, तो हमें इनके लिए कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए इनका कोवलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। जब उनका कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब ये कैसे होता है, ये मैंने रफली डायग्राम बनाई हुई है कि यही डाइमर हमने यहाँ पे ले लिया। जब अब हमने इस पर प्लस H2O हमने इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा, तो जहाँ पे H की ज़रूरत थी यहाँ पे H गायब था, हमने यहाँ पे H लगा लिया, यहाँ पे OH लगा लिया। जहाँ पे H की ज़रूरत थी वहाँ H, जहाँ OH की ज़रूरत थी वहाँ OH, और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब इसमें एक और बात है कि हाइड्रोलिसिस क्यों ज़रूरी है। इसमें यह है कि इसमें मैंने ये नहीं बताया ना कि कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस ये क्यों ज़रूरी है, कि इसलिए कि हम जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब हम इंटेक कर रहे हैं, तो हम किस में ले रहे हैं? पॉलीमर की टाइप में ले रहे हैं, पॉलीमर में ले रहे हैं। फिर वो अंदर जाके हमारे अंदर वो टूटता है बाय हाइड्रोलिसिस, तो वो मोनोमर्स में होते हैं। तो अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ड्यूरिंग डाइजेशन। ये डाइजेशन में हाइड्रोलिसिस होता है बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उसमें भी एंजाइम्स चाहिए थे, इसमें भी एंजाइम्स चाहिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में भी मतलब वही वाली बात है कि अगर हम डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वो हमारी डाइजेशन करा रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट है, अब एक कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास था मोनोमर थे, ये जो जुड़े हुए, ये जो मोनोमर थे ये जुड़े हुए थे। जब हमने इनको तोड़ा, ये हाइड्रोलिसिस से तोड़ा, जब ये इनको तोड़ने के लिए जब एंजाइम चाहिए होगा, इसमें भी एंजाइम चाहिए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा चाहिए होगा? मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेटेस। प्रोटीन में प्रोटीएस, ये ऐसे ही इसमें चाहिए होते हैं। ये ड्यूरिंग डाइजेशन हाइड्रोलिसिस होती है और इसमें ये टूटते जाते हैं मोनोमर, क्योंकि हमारे पास लीवर में जब हमारा ये मोनोमर होते हैं, ये हमारे अंदर जाके ये टूटते हैं और ये हमारे लीवर में जाके स्टोर होते हैं। कभी डाइजेशन में हमारे ये काम आ रहे होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसको तोड़ रहे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम टूट रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस से टूट रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।